भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के इस अंक में। और आज भी एक खास विषय पर हम ढेर सारी जानकारियां आपके साथ साझा करने वाले हैं। किसान भाइयों, हम सभी तो देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ 7-8 महीनों से हम एक वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहे हैं, जिसके चलते एक अच्छी खासी रफ्तार से दौड़ती दुनिया अचानक से रुक गई है। खैर, इस सब का असर हमारी आम जिंदगी पर तो पड़ा ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो रुका है वो चलेगा भी। और यही बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि इस आपदा में अवसर खोजने चाहिए, साथ ही आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाना ही इस संकट से उबरने का एकमात्र उपाय है। और इसी के चलते उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राहत पैकेज और योजनाओं की घोषणा की है। बात अगर कृषि की करें तो आज हम आत्मनिर्भर भारत में पशुपालन की क्या भूमिका है, इस पर बात करने वाले हैं। इस क्षेत्र में कौन सी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आई हैं और पशुपालक किस तरह से उन योजनाओं में शामिल होकर उसका लाभ ले सकते हैं, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश चंद शर्मा जी, जो कि अतिरिक्त उप संचालक हैं, संचालनालय पशुपालन विभाग भोपाल से। सर, आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और सर, जैसे कि हमने अभी बात की कि कोरोना के चलते हर क्षेत्र में बहुत फ़र्क पड़ा है, पशुपालन के क्षेत्र में क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, कोरोना के बाद विश्व के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत के सभी में प्रभाव पड़ा है। इसमें पशुपालन विभाग भी अछूता नहीं है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15,000 करोड़ का एक पैकेज जो है दिया है, जिसमें अधोसंरचना विकास इस क्षेत्र में हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर इस क्षेत्र में आए, इसके लिए प्रयास किया गया है। मैं आपको यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लगभग 5% जीडीपी पशुपालन और मछली पालन के माध्यम से भारत सरकार को प्राप्त होता है। जैसे लगभग 12 लाख करोड़ जो वैल्यू अगर रुपए में देखी जाए तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है और इसमें काफ़ी बेरोजगार की संभावनाएं भी। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार में अलग बनाया है। ये उनका एक दृष्टि है कि किसी भी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं और पलायन को रोका जाए। इसी वक्त जो है, इसी परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने कोरोना के समय जो दिक्कत हुई पशुपालन क्षेत्र में, उसको आगे लाने के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज भारत सरकार ने सभी राज्यों को दिया। सर, अभी आपने एक योजना बताई पशुपालन अधोसंरचना विकास निधि की, क्या है ये योजना और किस तरह से किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं? एक्चुअली ये योजना जो अधोसंरचना निधि है जी, ये 15,000 करोड़ का जो पैकेज है, उसमें हमारे जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो उद्यमिता, जो युवा या कोई व्यक्ति अगर उसमें फूड प्रोसेसिंग में, जैसे आपका डेयरी प्लांट में, आपका डेयरी प्रोसेसिंग में, मीट प्रोसेसिंग में अगर कोई अपना इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं स्मॉल स्केल पर, मीडियम स्केल पर, उसके लिए एक सब्सिडी का प्लान है। और स्वाभाविक बात है कि प्रधानमंत्री जी का ये मानना है कि जो हमारा दूध उत्पादन होता है, जो हमारा उत्पादन है, उसको किस प्रकार से मार्केट लिंकअप किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि अमूल के आपने देखा बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं। इसी प्रकार जो है नए युवा, मेरा इसमें युवा इस कृषि दर्शन के माध्यम से युवाओं से एक ही वो है संदेश है कि आप लोग इस सेक्टर में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश कीजिए फूड प्रोसेस में, मीट प्रोसेसिंग में। इसके लिए किया गया है। इसमें एसएमई, स्मॉल मीडियम स्केल के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी एक वो किया गया है। मतलब कुल मिला के पशुपालन क्षेत्र में अधोसंरचना का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जिससे मार्केट लिंकअप हो सके, ये इसका उद्देश्य है। तो सर, जैसे अभी किसान भाई हैं या जो पशुपालक हैं, जो अपने यहाँ कैटल्स मतलब पशुओं को पाल रहे हैं या पिग्स को पाल रहे हैं, सुअर को पाल रहे हैं, पोल्ट्री का जो काम कर रहे हैं, मुर्गी पालन का काम कर रहे हैं, इस योजना में कैसे शामिल हों, वो हम कैसे बता सकते हैं? देखिए, इसमें मैं ही कह रहा हूँ ना, जब कोई रॉ मटेरियल किसान जो पैदा करता है तो उसको एक मार्केट की आवश्यकता होती है। उस मार्केट में उसको प्रोसेसिंग करके, आप देखते होंगे कि जैसे किसान भाई दूध पैदा करते हैं पनीर के रूप में, मक्खन के रूप में, या मीट प्रोसेसिंग आज का आपने देखा होगा पोल्ट्री का जो है फ्रोजन मीट मिलता है। इस प्रकार का जब तक युवा जब तक उसका वो नहीं करेंगे, जब तक उसकी इंडस्ट्री नहीं आएगी तो उनकी एक मार्केट नहीं मिलेगा। इसलिए डायरेक्ट किसान भाइयों को दूध के लिए चिलिंग प्लांट बनेंगे इसके अंतर्गत, तो उनको एक मार्केट मिलेगा। इसलिए उनका सीधा इसमें लिंक है। और यूथ, जो हमारे यूथ हैं, जो आज डिग्री करके बैठे हैं, जो अच्छे टेक्निकल डिग्री करके, उनको भी इसमें इस क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा। इसमें क्योंकि बहुत संभावना है। मैंने बताया ना, भारत के अंदर लगभग 25 करोड़ परिवार देश में निवास करते हैं। वर्तमान में 7 करोड़ परिवारों की आजीविका पशुपालन से ही है। ये बहुत बड़ा एक फिगर है। इसलिए अगर हमें देश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम करना है, लोगों की आय बढ़ाना है, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है कि इसमें जितना निवेश होगा उससे उतना ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होगा और एक मार्केट उपलब्ध होगा, उनको सही प्राइस मिलेगा।
ये इसका उद्देश्य है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको बाहर जाकर कहीं नौकरी तलाशने की ज़रूरत नहीं है और इतना अच्छा फ़ायदेमंद एक व्यवसाय है, और जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से नई नई योजनाएं आ रही हैं, फंडिंग हो रही है, तो आपको वो मौका मिलेगा कि आप बिल्कुल इसमें काम करके एक अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। सर, वैसे एक आपने योजना तो ये बताई अधोसंरचना, साथ ही कुछ नाबार्ड और MSME की तरफ से भी कोई प्रावधान है क्या पशुपालकों के लिए? देखिए, ऐसा है कि इसमें नाबार्ड में आप जाके कोई भी किसान भाइयों से मेरा कृषि दर्शन के माध्यम से अनुरोध है कि अगर वो डेयरी खोलना चाहते हैं तो वो जो हमारा निकटस्थ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी या पशु चिकित्सा सहायक संलग्न जो होता है विकास खंड स्तर पर, वो उससे संपर्क करें, उससे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं 5 एनिमल की, 10 एनिमल की। वो जाके बैंक में नाबार्ड के माध्यम से उसमें सहयोग मिलता है, और जितनी भी योजनाएँ हैं वो सब योजनाएं जो भी भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में निकटस्थ पशु चिकित्सालय में जो पशु चिकित्सक होता है, उन किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है उनसे मिलकर वो उस पर चर्चा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें हम डेयरी एनिमल के लिए भी, पोल्ट्री के लिए भी लोन नाबार्ड के द्वारा विशेष उस पर उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा सर, बहुत अच्छी ये तो आपने बात बताई। एक और बात में, एक किसान क्रेडिट कार्ड हम लोग बहुत सुनते हैं, तो ये भी एक तरह से माना जाए तो आत्मनिर्भर भारत का ही हिस्सा है। ये किस तरह से मदद करेगा पशुपालकों की? देखिए, आपने किसान भाइयों को चूँकि पहले से जानकारी है कि किसान क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी पहले से था, जिसमें कृषि पर आपकी एक बैंक में क्रेडिट होती थी और कृषि पर उस पर आपको कभी पैसा ले सकते थे। अभी सरकार ने एक इस आवश्यकता को देखते हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे सोच था कि चूँकि पशुपालन, लोग पशुपालन भी करते हैं, तो एक पशु पर भी एक क्रेडिट बनना चाहिए, और ऐसे करके 1,60,000 मैक्सिमम क्रेडिट का प्रावधान किया है। उसको हम कह सकते हैं उसमें कि उस किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन को भी जोड़ दिया गया। मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि आप लोग, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं और निकटस्थ पशु चिकित्सक से संपर्क करें, जिससे कि आपको एक पशुपालन के लिए भी क्रेडिट मिल सके और बैंक में आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट का लाभ मिल सके। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो मदद बहुत अच्छी मिल रही है, अगर करना चाहें तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन पशुपालन जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये भी बहुत आसान नहीं होता। एक हम शुरुआत करते हैं कि पशु पालना शुरू करते हैं, लेकिन उस समय एक बड़ा सवाल ये होता है कि अपने पशुओं को स्वस्थ और रोग मुक्त कैसे रखें। तो इसके लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण, ये किस तरह से किसान भाइयों की मदद कर सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि पशु स्वास्थ्य और मनुष्य स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए पशु स्वास्थ्य भी बहुत आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे 13,000 करोड़ रुपए की एक योजना दी है, FMD, जिसको राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, NADCP। उसके अंतर्गत फूट एंड माउथ डिसीज जो है उसको देश से इरेडिकेट करना है, ख़त्म करना है, इस प्रकार का संकल्प लिया गया है। और इसी को देखते हुए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा FMD का जो NADCP कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने पशुओं में, हमारे सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि घर पहुंच के जाके उसको बाकायदा टैग करेंगे, FMD का टीकाकरण करेंगे और उसको एक पशु स्वास्थ्य सह टीकाकरण पत्रक भी देंगे। आप लोगों को, अगर मैं अनुरोध करूंगा, अगर किसी के यहाँ नहीं पहुंचा है कोई हमारा पशुपालन विभाग का अधिकारी कर्मचारी, तो 100% आप उसकी सूचना, आप उसको बुलाएं और उसको बाकायदा अपने पशुओं को अधिक से टैगिंग कराएं, क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि 2023 से तक हमको इस डिसीज़ को भारत से कंट्रोल करना है और आने वाले समय में भारत में इस डिसीज़ को ख़त्म करना है। ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए आप किसान भाइयों का भी सहयोग बहुत आवश्यक है। कोई भी जानवर, पशु छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। सर, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, और आपने कार्ड का जिक्र किया अभी कि कार्ड दिया जाता है, तो क्या कार्ड है वो और किस तरह से उसमें कौन सी जानकारियां इंगित रहती हैं, ताकि किसान भाइयों को, या किसी डॉक्टर, आप वेट के पास जाते हैं, पशु चिकित्सक के पास, तो वो बता सके कि ये वैक्सीनेशन हो चुका है, ये नहीं हुआ है, ये कितने दिनों बाद होगा? इसके बारे में ज़रूर बताइए आप हमें। देखिए, ऐसा है कि एक कार्यक्रम में जब भी कोई किसान पशुपालक के घर जाएगा, हमारा पशुपालन विभाग का अधिकारी या कर्मचारी, तो उसको पहले टैग करेगा, उसके बाद उसका वैक्सीनेशन करेगा और उस ऑनर की पूरी जानकारी पत्रक में लिखेगा कि इसका कब वैक्सीनेशन हुआ, क्योंकि ये वैक्सीनेशन साल में 2 बार होगा। उसके बाद फिर 6 महीने बाद होगा। लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस वायरस को जिस प्रकार बाहर करना है तो लगातार कंट्रोल प्रोग्राम चलेगा।
और उसमें उस पशु की पूरी जानकारी होगी, उस पत्र में उसका हेल्थ कम वैक्सीनेशन कार्ड होगा, उसकी आयु होगी, जिससे कि आने वाले समय में जब कोई दूसरा व्यक्ति उस परिवार में जाए तो उसको पता हो पूरा उस पशु के बारे में, इसको कब टीकाकरण हुआ है, इसकी क्या स्थिति है, कब इसका इलाज हुआ। ये एक बहुत बड़ी पहल है भारत सरकार की, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक पशु का एक स्वास्थ्य पत्रक बनाने का कार्यक्रम चालू किया है। इससे हमारे सभी पशुओं की हेल्थ के बारे में डाटा और रिकॉर्ड रहेगा। और मैं आपको जानकारी बता दूं, ये कार्यक्रम पूरा ऑनलाइन है। जो भी पशुओं में टीकाकरण हो रहा है उसकी बाकायदा ऑनलाइन एंट्री हो रही है। भारत सरकार भी इसको मॉनिटरिंग कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी मॉनिटरिंग कर रही है। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें पशुपालन को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, और दूसरा एक इसका लक्ष्य है कि भारत में जो दुग्ध उत्पाद है वो कैसे हम विदेशों में निर्यात कर सकें। इसका पीछे ये भी हमारा है कि हम बाहर विश्व में अपने दुग्ध उत्पादों को बाहर बेच सकें। ये भी इसका उद्देश्य है। सर, ये तो बहुत अच्छी एक भारत सरकार की पहल है और अब ज़रूरत है किसान भाइयों आपके जागरूक होने की कि आप इन योजनाओं में किस तरह शामिल हों और ये आपको हर तरह से लाभ ही पहुंचाएगी। सर, आपने जैसे बात की कि हम वैक्सीनेशन कार्ड एक देते हैं। अच्छा, पशुओं को वैक्सीन लग गया है, उनको किसी तरह से इंगित या चिन्हित किया जाता है क्या कि इसको लग चुका है? कोई प्रोसीजर है क्या, उस चीज़ की कोई प्रक्रिया है? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि जो टैग करते हैं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस पशु को वैक्सीनेशन होगा उसको टैग होगा। उसके कान में टैग लगाते हैं, उसका नंबर नोट किया जाता है, उसको उस पत्रक में लिखा जाता है, उसी पशु को माना जाएगा टैग हो गया, माने इसका मतलब उसको एफएमडी वैक्सीनेशन हो चुका है। ये हमारा कार्यक्रम है। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई और मैंने भी चलते फिरते कहीं से हम आते हैं तो देखा है मैंने कि पशुओं के कान में एक टैग या बिल्ला जैसा कुछ लगा रहता है। अच्छा, मुझे अभी तक पता नहीं था, आपने बताया। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। अच्छा सर, पशुपालन के साथ एक बहुत अच्छी बात ये भी आती है कि एक अच्छी नस्ल का पशु पाला जाए, तो नस्ल सुधारने के लिए सरकार की तरफ से किस तरह से मदद होती है? देखिए, भारत हमारा जो देश है, मैं आपको एक जानकारी के लिए सभी किसान भाइयों को बता दूं और उनको धन्यवाद भी देता हूं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। आज विश्व में भारत सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कर रहा है, हम उसमें आत्मनिर्भर हैं। लेकिन हमारे साथ एक समस्या है कि हमारी जो प्रति पशु उत्पादकता है वो कम है अन्य देशों की तुलना में। इसलिए भारत सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ये लक्ष्य जोर दिया है कि हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम तेजी से लाएं और नस्ल सुधार करके हम उत्पादकता बढ़ाएं, जिससे कि पशु संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा पशु संख्या भी हमारे पास है। हमारे पास ये अवसर है, इसलिए अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें NAIP चल रहा है, नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अच्छे नस्ल के AI करते हैं, आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान करके हम नस्ल सुधार का कार्यक्रम कर रहे हैं और भारत तेजी से इसमें अग्रसर हो रहा है। और आने वाले समय मुझे लगता है कि हम जो हमारा लक्ष्य है प्रति पशु दुग्ध उत्पादकता का, उसमें हम आगे लेके जाएंगे। सर, ये बहुत अच्छी मदद है सरकार की तरफ से, लेकिन एक डेटा हमारे पास भी रहता होगा कि किसान भाई या पशुपालक कहाँ तक जागरूक हैं इस चीज़ में कि नस्ल अच्छी हो पशु की। देखिए, मैं आपको माध्यम से देश के और समाज के सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज आप जिस प्रकार से भारत के अंदर हम दुग्ध उत्पादन में एक बूंद भी बाहर से दूध नहीं मंगाते हैं, हम आत्मनिर्भर हैं, ये उसी का परिणाम है। वही पशु चिकित्सकों ने निरंतर जो नस्ल सुधार का कार्यक्रम देश के अंदर किया है, उसी का परिणाम है कि आज हम जो है आत्मनिर्भर हैं। लेकिन हम धीरे धीरे उसको और बढ़ाना चाहते हैं और हमारा उद्देश्य है कि और नस्ल सुधार बढ़ा के हमारे उत्पादकता और बढ़ाएं आगे। मुझे लगता है किसान भाई बहुत अवेयर हैं और सब मैं किसान भाइयों से भी अनुरोध करूंगा कि नस्ल सुधार के कार्यक्रम में जब भी कृत्रिम गर्भाधान के मामले में वो लोग अवेयर रहें और अच्छे नस्ल के पशु ही रखें और उनका जो है कृत्रिम गर्भाधान बाकायदा निजी पशु चिकित्सक से सलाह लेके ही करें। और हो सकता है कि उन देसी नस्ल की हमारी जो स्वयं की गाय हैं, इस वक्त बहुत सरकार का ध्यान है, साहिवाल है, गिर है, उसकी उत्पादकता भी बहुत अच्छी है, दुग्ध पर बढ़िया है, उस पर भी काम हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग इस लक्ष्य पे, जो हमारा लक्ष्य है, उसमें पूरा करेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। सर, योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि किसान भाइयों तक इसकी जानकारी कैसे पहुंचे। तो इसके लिए भी कुछ काम किया जाता है कि कैंप्स लगा रहे हैं या शिविर लगा रहे हैं। किसान भाइयों को जागरूक करना एक बहुत बड़ी बात है ताकि वो इस योजना का लाभ ले सकें। तो वो किस तरह से किया जाता है? देखिए, इसके लिए 2 माध्यम है। एक तो हमारा पशुपालन विभाग है जी। ग्रामीण क्षेत्रों हमारे हर लगभग पशु अस्पताल हैं ग्रामों में, जहाँ हमारा पैराबेट जो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और एक लोग रहते हैं, उनके माध्यम से किसानों तक पहुंचती है जानकारी। हमारे ब्लॉक स्तर पर विकास खंड पे पशु चिकित्सक हैं। एक पशु चिकित्सालय का पशुपालन विभाग का एक अमला है। दूसरा, हम लोग जो है अभी रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार, प्रिंट मीडियम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, ये भी एक माध्यम है किसान कृषि दर्शन के माध्यम से। इस माध्यम से हम लोग सब किसानों तक पहुंचते हैं और किसान भी आज के डेट में बहुत अवेयर हैं, अपडेट हैं। आप लोगों कृषि दर्शन कार्यक्रम भी देखते हैं, टीवी पर भी कई कार्यक्रम आते हैं। और मुझे लगता है कि ये इस प्रकार से सरकारों का भी माध्यम है। भारत सरकार भी इसमें पूरा प्रयास कर रही है किसानों तक ये बात जाए। और किसान जो है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि FMD का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें इतनी अवेयरनेस है कि भारत सरकार पूरे देश भर में बहुत तेज़ी से कार्यक्रम चल रहा है और 30 सितंबर तक अभी सरकार पूरा एक चरण FMD का पूरा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ये बहुत अच्छी बात है। और सर, एक बात आपने बहुत अच्छी अभी बोली थी कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा योगदान है पशुपालन का हमारे भारत में। तो ये बात मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी ताकि हमारे किसान भाई और ख़ास तौर पे जो युवा वर्ग है, जो किसी न किसी कारण थोड़ा सा उदासीन रहता है कृषि के प्रति, पशुपालन के प्रति, तो उनको किस तरह से हम इस सेक्टर में खींच सकते हैं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये किस तरह से आर्थिक रूप से योगदान देता है पशुपालन क्षेत्र। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक समय ऐसा था कि खेती की जो लैंड होल्डिंग थी, आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा थी। आज धीरे धीरे लैंड होल्डिंग कम हो रही है और व्यक्तियों के पास भूमि का जो है कम कैपेसिटी हो गई है। ऐसी स्थिति में मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि इंटीग्रेटिव फार्मिंग, जिसमें वेटनरी का भी काम हो, पोल्ट्री हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे तो उनको लाभ अधिक होगा। ऐसे प्रयोग देश के अंदर हो रहे हैं। तो मेरा ये युवाओं से भी कहना यही है कि गाँव में रह के हम अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, हम प्रधानमंत्री की अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अधोसंरचना निधि में जो आया है उसमें हम जाते हैं, हम चिलिंग प्लांट लगाते हैं गांव में, हम जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उनको अच्छा वैल्यू एडिशन करके मार्केट में लाते हैं, तो रोज़गार भी मिलेगा, किसानों को भी लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये जो आपने जैसा कहा कि आर्थिक रूप से, मैंने आपसे पहले भी कहा कि देश में लगभग जो आंकड़ा है कि 25 करोड़ लगभग परिवार निवास करते हैं, उसमें 7 करोड़ परिवारों की आजीविका लगभग जो है पशुपालन पर डिपेंड है। क्योंकि डेली का पशुपालन रिकरिंग है। देखिए, डेली आपने आज दूध पैदा किया, आपने दूध दिया, आज ही आपको पैसा आ गया। तो कहीं ना कहीं ये जो है डेली कहते हैं ATM मशीन है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि किसान में खेती में तो उसको साल में 1-2 बार फसल बेचता है, लेकिन इसमें डेली की उसकी इनकम होती है। इसलिए आज जो देश के अंदर कृषि के या पशुपालन के जो भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में विशेषज्ञ, वो मेरा मानना है कि इंटीग्रेटिव फार्मिंग पे हमको ध्यान देना चाहिए और अपने पशुओं को स्वस्थ रखें, अधिक उत्पादन लें, जिससे आर्थिक समृद्धि हो सके। ये बहुत अच्छी बात है इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। और ये जो आपने कहा कि एक ही जगह में हम 3-4 तरह के काम कर सकते हैं और दुग्ध उत्पादन की जहाँ बात है सर, प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो युवा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या टेक्निकली जिनको आता नहीं है, तो उसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं क्या सरकार की तरफ से कि वो आगे जाकर इस काम को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, बहुत ज़्यादा मुनाफेदार बना सकें? देखिए, हमारे पशुपालन विभाग की समय समय पर किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, युवाओं के लिए ट्रेनिंग होती है। हमारे यहाँ गौ सेवक योजना भी है जिसमें कुछ लोग 6 महीने की ट्रेनिंग लेके आर्टिफिशियल कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की वो लेते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रकार के कामों में लगे रहते हैं। और दूसरा, आपने बताया कि अगर कोई रोज़गार करना चाहता है तो उद्यमिता एक पोर्टल है। अगर कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसको भी उद्यमिता पर जाएगा। तो उसके लिए भी मैंने आपको पहले भी बताया कि पशु चिकित्सा विभाग के हमारे अधिकारियों से संपर्क करके उनसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आगे वो उसमें कार्रवाई कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें सभी बैंक्स और नाबार्ड सभी लोग सहयोग करेंगे।
तो किसान भाइयों, बहुत अच्छी जानकारी आज शर्मा सर ने हमें दी और उम्मीद है कि आप इन जानकारियों को अपने कार्य में अमल में लाएंगे और उसका फ़ायदा ज़रूर लेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने के लिए। तो किसान भाइयों, अब आप देखिए खबरें खेती की और हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। 100 लाख हेक्टेयर भूमि पर माइक्रो इरिगेशन का लक्ष्य, पौष्टिक काला चावल बनेगा मध्य प्रदेश की पहचान और सोयाबीन प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि खेती में जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रिप तथा स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए। श्री तोमर कृषि जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल के विवेकपूर्ण उपयोग का बहुत अधिक महत्व है, इसलिए सही फसल पद्धति अपनाने के साथ ही जल संसाधनों को दक्षता से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति ऐसे स्थानों पर भी काफ़ी मददगार साबित हुई है जहां ज़रूरत के आधार पर फसलों के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने कहा, कृषि में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही लागत भी कम किया जाना ज़रूरी है। आमतौर पर चावल का जिक्र आते ही हमारे सामने तस्वीर उभरती है सफ़ेद चावल की। हालांकि अब ब्राउन राइस या भूरा चावल भी प्रचलित हो रहा है, लेकिन काले चावल हमारी कल्पना से परे हो सकते हैं। परंतु पौष्टिक तत्वों से भरपूर काला चावल मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अब खूब उगाया जा रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों से शुरू हुई इस धान की खेती मध्य प्रदेश के किसानों को भी खूब भा रही है। बात यदि बालाघाट जिले की करें तो ये क्षेत्र धान की खेती के लिए पहचाना जाता है। यहाँ लगभग हर किस्म की धान उगाई जाती है। अब बालाघाट जिला काली धान उगाने में भी पीछे नहीं है। जिले के लगभग 300 एकड़ के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से काला चावल उगाया जा रहा है। बाइट डॉक्टर RL राउत, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक। काले चावल की खास बात यह है कि इसमें कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोगी तो खा ही सकते हैं। साथ ही इसमें मौजूद तत्व से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और यह कुपोषण रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाइट डॉक्टर RL राउत। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर RL राउत, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा बालाघाट जिला, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा धान का उत्पादन किया जाता है और धान ही हमारे जिले की प्रमुख फसल है और इसका लगभग 95% जो क्षेत्रफल है हमारा, जो बोया जाता है, उसका धान से आच्छादित रहता है। और यहाँ पर हमारे बालाघाट जिले में कई प्रकार की जैव विविधताएं धान की फसलों में उपलब्ध है और इन जैव विविधताओं में जो कम दिन की धान, 60 या 60 दिन की धान, उससे लेके यहाँ पर 170-180 दिन की धान, जो हमारी चिन्नौर है हमारे और लुचई है, उसके अलावा काली ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, इस तरह की अनेक तरह की प्रजातियां धान की बालाघाट जिले में उपलब्ध है और इनका हमारे किसान भाई उत्पादन भी कर रहे हैं और इनको बाजार में बेचकर लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हमारे सभी लोग जानते हैं कि जो काला चावल है, इसमें बहुत सारे मेडिसिनल गुण हैं और इन्हीं औषधि गुणों के कारण ये अपने दूसरे अन्य चावल से अपने आप को अलग बनाता है। हम अगर इसके औषधि गुण की बात करें तो इसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसमें डायबिटीज को कम करने की क्षमता पाई जाती है, इसमें जो मूत्र संबंधी विकार है उनको कम करने की क्षमता पाई जाती है। ये ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने से रोकता है। सामान्यतः ये माना जाता है कि चावल खाने से डायबिटीज होती है, तो ये ब्लैक राइस अगर आप खाते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी उस तरह की समस्याओं को भी कम करता है। काले चावल की मांग लगातार बढ़ने के कारण किसानों को इससे भरपूर फायदा पहुंच रहा है, क्योंकि सामान्य धान की तुलना में काले चावल अधिक कीमत में बिकता है।
काला चावल उगाने में किसान पूरी तरह से पारंपरिक और जैविक तकनीक अपना रहे हैं, जिससे इसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो रही है। मेरा नाम गुलाब सिंह मोहनलाल जी कटरे, ग्राम बैजू मोगा, विकासखंड खैरलांजी, जिला बालाघाट से मैं बिलोंग करता हूँ। खेत में जो ब्लैक राइस जो लगाया हूँ 1 साल पूर्व से कर रहा हूँ। पहले हम क्या है कि हाइब्रिड सीड्स का उत्पादन लेते थे, किंतु हमने देखा कि हाइब्रिड बहुत सारी बीमारियां आती थी और इसमें जो फर्टिलाइजर्स की मात्रा अधिक लगती थी। यूरिया डीएपी ज़्यादा डालना पड़ता था। जब यूरिया डीएपी हम ज़्यादा डालते थे तो इसमें कीटनाशक का भी स्प्रे करना पड़ता था, तो हमें घाटे का बजट मिलता था। इसके पश्चात हमें कृषि विभाग खैरलांजी तथा आत्मा समिति के द्वारा हमें बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र में एक प्रशिक्षण के लिए भिजवाया गया। ध्यान इस ब्लैक राइस के ऊपर भी गया तथा हमने पिछले वर्ष से हमने ब्लैक राइस का उत्पादन लेना शुरू किया है। जब से हम ये परंपरागत बीजों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे चिन्नौर के बाद में हमने ये काली मूंज भी लगाए थे। काली मूंज के पश्चात हमने ये ब्लैक राइस भी लगाना शुरू किए। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें इसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर्स डालना नहीं पड़ता, सिर्फ घर की गोबर खाद और कंपोस्ट खाद, वर्मी खाद का ही उपयोग करना पड़ता है तथा किसी प्रकार का जब हम फर्टिलाइजर नहीं डालते तो हमें यहाँ कीटनाशक डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि बायदबा कोई इसमें रोग बीमारियाँ यदि हमारे प्लांट में, धान के प्लांट में यदि आ जाती है, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि अपन गौमूत्र से बनाए गए कीटनाशक और मट्ठा से बनाए गए कीटनाशक, जो हम घर में जो कीटनाशक बनाते हैं, उपयोग करके इसमें स्प्रे करते, जिसमें हमारी बीमारियाँ जो धान में आने वाली बीमारियाँ रुक जाती है। जिस तरह से देश में काले चावल की मांग बढ़ रही है, उसे उगाने के प्रति किसानों का रुझान भी बढ़ रहा है। उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की पहचान काले चावल से भी होगी। कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर द्वारा पिछले दिनों रतभंवर गांव में सोयाबीन की उन्नत प्रजाति JS 2034 के प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने किसानों को सोयाबीन की उन्नत प्रजाति के बारे में विस्तार से बताया। किसानों को सोयाबीन की ये फसल मंडी में न बेचकर अन्य किसानों को बीज के रूप में देने की समझाइश दी गई। सोयाबीन JS 2034 किस तरह उगाकर अधिक लाभ कमाया जा सकता है, इसके बारे में भी किसानों को बताया गया। आज के समाचारों में इतना ही। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।